नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको ICAR का एक पुराना प्रश्न पत्र सॉल्व कराएंगे। यह प्रश्न पत्र सन 2018 का है और इस प्रश्न पत्र में हम ले रहे हैं सिर्फ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन। जो व्यूअर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग अगर पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जा कर के उनको भी देख सकते हैं, जो कि सन 2006 से लेकर के अभी तक हैं। और इसके साथ साथ में हमने BHU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर आप यूपी कैटेट, BHU या फिर ICAR या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो हम एक कंप्लीट एग्रीकल्चर की सीरीज़ करा रहे हैं उसे देखना ना भूलें। उससे शुरू से लेकर इन तक ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक होंगे। चलिए देखते हैं इसमें कौन से प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, उकठा रोग जिसको विल्ट कहते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। जो उकठा रोग होता है वो फैलता है फफूंद के द्वारा। ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में बेर के वृक्षों की कटाई छटाई जिसको प्रूनिंग बोलते हैं किस महीने में करनी चाहिए। देखिए, जो बेर के लिए प्रूनिंग का समय उपयुक्त जो माना जाता है वो होता है मध्य मई से मध्य जून तक। ठीक है, और ये शुष्क क्षेत्रों में लगभग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अप्रैल से मई में कर देंगे, तो यहाँ करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध नमूने में गाय दूध तथा भैंस दूध की पकड़ होती है। मतलब अगर गाय और भैंस का दूध एक में ही मिक्स कर दिया जाए तो उसको किस तरीके से हम पता कर पाएंगे। तो उसके लिए हम करते हैं हंसा परीक्षण। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित पौधे किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा परागकोश संवर्धन से। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बरसीम फसल को उगाया जाता है। जो बरसीम फसल होती है किस उद्देश्य से हम उसको उगाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चारा उत्पादन हेतु। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न उत्पादों में से किसमें फल रस नहीं होता है। ऐसा कौन सा इसमें से है जिसमें फल का रस यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरप या शरबत में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है। देखिए, वैसे तो मेनो जो भेड़ की नस्ल होती है उससे बहुत अच्छी ऊन हमें मिलती है, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमें करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा चोकला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब दो प्रभावी जीन अपने व्यक्तिगत प्रभावों में एक जैसे होते हैं लेकिन अलग गुण प्रारूपों को उत्पन्न करने के लिए दोनों का होना अनिवार्य होता है तब अंतरक्रियाशील कहलाते हैं। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रतिपूरक जीन कहलाते हैं, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, फसलों में उर्वरक के पोषण की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए इसे डाला जाना चाहिए। किस तरीके से डाला जाए कि सबसे ज़्यादा मात्रा यूज कर सकें। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बीज तथा उर्वरक को मिला करके ड्रिल द्वारा डालते हैं, और इसके लिए सीड ड्रिल मशीन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला है, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंगूर रोपण की इष्टतम दूरी कितनी होनी चाहिए। मतलब अधिकतम दूरी कितनी लेनी चाहिए ज़्यादा अंगूर प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मीटर। मतलब 3 गुणे 3 रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट लेग हार्न का उत्पत्ति स्थान क्या है। जो व्हाइट लेग हार्न होती है ये अंडा उत्पादन की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है मुर्गी की। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इटली। इसका उत्पत्ति स्थान इटली माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, माइटोसिस से प्राप्त होती हैं
4 अगुणित कोशिकाएं, 2 अगुणित कोशिकाएं, 2 द्विगुणित कोशिकाएं या फिर 4 द्विगुणित कोशिकाएं। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 द्विगुणित कोशिकाएं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RGC 936 किस फसल की किस्म है? ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और इम्पॉर्टेंट नस्ल है, सॉरी इम्पॉर्टेंट किस्म है, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वार, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये जो स्थित है ये अविकानगर, राजस्थान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे जो सबसे अच्छी उम्र मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 6 से लेकर के 12 माह। इस उम्र पे जितने भी बकरी होती हैं, मतलब बकरे होते हैं, उनका मांस सबसे बेस्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए जो हिस्टोन ऑक्टेमर पर बंधित होते हैं कहलाता है? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो न्यूक्लियोसोम होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती हैं क्योंकि कम अवधि की फसलें हैं? देखिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। अगला गुलाब में प्रवर्धन की विधि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाब में प्रवर्धन की विधि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, बडिंग, सील्ड बडिंग यूज की जाती है गुलाब में। और इसके साथ साथ में हमने आपको बताया था जो गुलाब में होता है उसमें प्रवर्धन की 2 विधियाँ होती हैं। एक तो होता है कटिंग, ठीक है, जो आपको ज़्यादातर एग्जाम में मिलेगी, और अगर आपको कटिंग नहीं मिलती है तो वहाँ पे बडिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो आप बडिंग करके आएंगे। अच्छा, बडिंग क्या होती है? सील्ड बडिंग होती है, इसको ध्यान रखेंगे आप। ध्यान रखेंगे आप, जो कटिंग होती है, ठीक है, कटिंग वो की जाती है जनवरी से जुलाई में, जनवरी से जुलाई, ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा जो बडिंग होती है, बडिंग जो की जाती है वो जनवरी से, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे जो कटिंग होती है वो जून से जुलाई की जाती है, जून टू जुलाई, ठीक है। और जो बडिंग होती है वो जनवरी से फरवरी में की जाती है, जनवरी से फरवरी में। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। तो जो गुलाब होता है उसमें प्रवर्धन की 2 विधियाँ होती हैं, एक तो कटिंग, एक होता है बडिंग। कटिंग के लिए जब भी प्रवर्धन किया जाता है तो वो जून से जुलाई में, बडिंग के लिए जनवरी से फरवरी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें से कौन सी भैंस का समूह है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मुर्रा, जाफराबादी और सुरती। अगला क्वेश्चन है एक डीएनए सूत्रक में आधार पेयर वाले बांड हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, हाइड्रोजन बांड। अगला क्वेश्चन है पेंटेड बग किस फसल का नाशक कीट है? अच्छा, ये जो पेंटेड बग होता है ये सरसों का एक नाशक कीट होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों। फिर अगला क्वेश्चन है प्रसंस्करण, जिसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, के पश्चात 100 किलोग्राम इसबगोल के बीजों से कितनी भूसी प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है नकलिंग किसकी विधि है? आप जानते होंगे नकलिंग जो होती है एक अंगूठा विधि इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूज किसके लिए करते हैं? तो गाय व भैंस का दूध निकालने के लिए करते हैं, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीप संकर है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी,
अगला क्वेश्चन है, धान की फसल का अनुहरण खरपतवार है, तो धान के फसल में कौन सा खरपतवार लगता है? यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो इकाइनोक्लोआ क्रसगल्ली होता है, ये क्या होता है, जो जंगली धान होता है उसी की एक स्पीसीज होती है। ठीक है, जंगली धान आप ध्यान रखेंगे तो ये जंगली धान के खेत में हो जाता है खरपतवार। अगला क्वेश्चन है, विथानिया सोमनीफेरा है, एक क्या है ये? तो ये जो विथानिया सोमनीफेरा होता है एक औषधीय पौधा होता है। ठीक है, ये जो विथानिया सोमनीफेरा है इसको बोलते हैं अश्वगंधा। ठीक है, अश्वगंधा बोलते हैं, आप ध्यान रखेंगे इसको, अश्वगंधा। और इससे जो अश्वगंधा से एक औषधीय पदार्थ जो निकलता है उसको बोलते हैं विथेनिन। आप ध्यान रखेंगे विथेनिन, और इसकी जो फैमिली होती है वो सोलेनेसी होती है। तो आप इतने क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की ज़रूरत होती है? समथिंग वही मान लीजिए, करेक्ट आंसर जो यहाँ हो जाएगा 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता किससे अभिव्यक्त होती है? जो सापेक्ष आर्द्रता होती है उसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है? अब यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को आपको ध्यान समझना है। तो उत्पादन की दृष्टि से जो है वो सोयाबीन हो जाएगा। फिर है, बंद गोभी की बीज दर है लगभग, यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ सीड रेट जैसे होती हैं, अगेती होती हैं, जो लगभग 3.5 से लेकर के 4, ये जो मतलब अगेती होती है उसको लगभग वही 500 से लेकर 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मध्यम और पछेती वाली रहती हैं उनके लिए 350 से लेकर 400 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर जो मध्यम वाली सीड रेट होती है उसी को वैल्यू दी जाती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर यही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस ताप पर किया जाता है? जो मांस का परिरक्षण करते हैं वो 0 से लेकर के 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, पाले द्वारा शरद ऋतु में पौधे मरते हैं, इसका रीजन क्या होता है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा ऊतकों में निर्जलीकरण और यांत्रिक क्षति के कारण। पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा होती है। अच्छा, जो शुष्क प्रदेश होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं ये करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे ए माना जाएगा क्योंकि वही लगभग 50 cm से कम, मतलब वही 500 mm से कम वर्षा होनी चाहिए, तो उसको शुष्क प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे 500 से 700 है, ये काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर पहला मानेंगे, 400 mm से कम माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। फिर है, मूंग का वानस्पतिक नाम है। जो मूंग होती है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो विग्ना रेडियाटा होता है मूंग का, और विग्ना मूंगो जो होता है ये उड़द का होता है। आप ध्यान रखेंगे इसको, उड़द। ठीक है, तो अब यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा है? पहला, विग्ना रेडियाटा। अगला क्वेश्चन है, केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? जो केला होता है उसका प्रवर्धन जो करते हैं वो प्रकंद या राइजोम द्वारा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर जैविक नाइट्रोजनीकरण है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला हो जाएगा, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र क्या है? जो भैंस की जाफराबादी नस्ल है उसका जन्म स्थान क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा काठियावाड़। अच्छा, काठियावाड़ जो है ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है।
फिर है पौधे में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक होता है? तो इसके लिए जिंक आवश्यक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे बात हो रही द्वितीयक भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जो जुताई होती है वो प्राथमिक भूपरिष्करण है, बाकी इसमें सारी क्रियाएं द्वितीयक भूपरिष्करण में आ जाती हैं। फिर ये पाचक एंजाइम पाए जाते हैं राइबोसोम में, लाइसोसोम में, गाल्गी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो पाचक एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं लाइसोसोम में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नमी नापी जाती है। जो फील्ड कैपेसिटी होती है, ठीक है, जल धारण क्षमता एक तरीके से मिट्टी की, तो वो सिंचाई के या फिर वर्षा जल के उपरांत वही 48 से 72 घंटे के बाद नापी जाती है, मानी जाती है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला इसका। अगला क्वेश्चन है, धान, गेहूं और मूंग। धान, गेहूं, मूंग फसल चक्र की चक्रीय तीव्रता है, मतलब क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी यहाँ पे पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है ये मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। आप कंप्लीट एग्रीकल्चर की जब सीरीज देखेंगे तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, देखिए धान जो है 1 वर्षीय है और गेहूँ भी 1 वर्षीय है। गेहूँ कटने के बाद हम गर्मी ऋतु मतलब जायद ऋतु वाली मूंग ले रहे हैं जस्ट गेहूँ कटने के बाद में, तो ये भी जो होगा 1 वर्षीय ही होगा। अच्छा, ये फसलों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। और फिर ईयर कितने हो गए? तो 1 हो गया। और गुणे अब अगर हम 100 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 300, ठीक है। तो यहाँ 300% हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि फसलों की संख्या बटे फसल चक्र में वर्ष, मतलब जितनी फसलें होंगी वो कितने वर्षीय हैं ये गुणे 100 कर देते हैं तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकल आती है। आप इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप कंप्लीट एग्रीकल्चर की सीरीज़ आप देखें, वहाँ पे हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगे। उसे आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो 100% आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सफलता मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आर्थिक उपज बटे जल उपयोग। मतलब हमें कितनी उपज मिल रही है और उसके अलावा कितना हमने जल यूज किया। भाई जितना जल यूज करोगे उस जल यूज करने पे हमें कितनी उपज मिल रही है, यही होता है करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा पहला। फिर है दुग्ध शर्करा कहलाती है। जो दुग्ध शर्करा होती है वो लैक्टोज होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे है करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा पहला हो जाएगा बोरिक एसिड। मतलब बोरिक एसिड को रोगाणुनाशक की तरह पर चिकित्सा में काम लिया जा सकता है। ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर है उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल का क्या नाम है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मुर्रा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? अब देखिए ये जहाँ जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लगभग मिल रहे हैं आपको, ये सब हम ऑलरेडी लगभग करा चुके हैं। तो आप इनको कोशिश करें, जो हम आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर की एक सीरीज़ करा रहे हैं उसको पूरा देख लें अच्छी तरीके से, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो यहाँ पे मध्यम अवधि का जो पूर्वानुमान है वो 3 से लेकर के 10 दिन का होता है। इसके अलावा अल्प अवधि का जो होता है मैंने बताया था 1 से लेकर के 3 दिन अल्प अवधि का होता है, और मध्यम अवधि का आपने देख लिया। इसके अलावा जो दीर्घ अवधि का होता है वो मोर देन 10 डेज, मतलब 10 दिनों से अधिक का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलिलोपैथी निम्न में से संबंधित है। तो ये एलिलोपैथी जो होगी वो एक फसल के हानिकारक प्रभाव दूसरी फसल को, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एलिलोपैथी क्या होता है कि जो खरपतवार होते हैं वो फसलों की जड़ों पर एक विषैला प्रभाव डालते हैं, उसी को बोलते हैं एलिलोपैथी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यूरिया हो जाएगा। यूरिया एक ऐसा उर्वरक है जो कार्बनिक उर्वरक है। और फिर है ताज़े दूध का पीएच मान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो जो ताज़ा दूध होता है उसका पीएच मान 6.7 होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फूल गोभी में हुपटेल किस तत्व की कमी से हो जाता है। तो हुपटेल जो होता है फूल गोभी में वो मॉलिब्डेनम की कमी से हो जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो मॉलिब्डेनम हो जाएगा। यही अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है गर्बर विधि उपयोग परीक्षण हेतु करते हैं। ये जो गर्बर विधि है किसके परीक्षण के लिए करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वसा के परीक्षण के लिए। अच्छा, ये जो गर्बर विधि होती है मतलब एक गर्बर मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ब्यूटाइरोमीटर होता है उसका यूज कर करके वसा का परीक्षण करते हैं। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि वसा के परीक्षण के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं। तो आप वहाँ लगा के आएंगे ब्यूटाइरोमीटर, ब्यूटाइरोमीटर, ठीक है, इस यंत्र का यूज करते हैं। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है आप ये जान लेंगे थोड़ा सा। जो गर्बर मशीन होती है, ये जो ब्यूटाइरोमीटर होता है, इसमें क्या करते हैं भाई 10 ml सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं और 10.75 ml दूध ले लेते हैं, 1 ml एमाइल एल्कोहल ले लेते हैं। इसको सबको मिला करके उसमें रख देते हैं। इसके अलावा मशीन को वही 1100 राउंड प्रति मिनट पर 5 मिनट के लिए घुमाते हैं, तब हमें पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है आलू से ट्यूबर कंद बनने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि जो आलू है इसमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर लगभग वही 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, इससे ऊपर जाता है अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो कंद बनने मतलब कंद की जो क्रिया होती है वो बनना बंद हो जाती है। तो ये कंद बनने के लिए सबसे जो अनुकूल तापमान होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप इसको ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो होता है वो 17 से लेकर के 19 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे उपयुक्त कंद बनने के लिए तापमान माना जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आलू में कंद बनना किस तापमान पर बंद हो जाते हैं। तो जब तापमान हमारा 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है या इससे अधिक होने लगता है, तो हम उस समय जो होता है आलू में कंद बनना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन तो थर्ड है, लेकिन आप सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जौ की छिलका रहित किस्म है। तो यहाँ जो जौ की छिलका रहित किस्म है वो है डोलमा। फिर एक कैट फेस एक विकार है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो कैट फेस होता है ये टमाटर से संबंधित होता है। और ये क्यों हो जाता है, इसका रीज़न होता है कि जहाँ पर हम टमाटर की खेती करते हैं वहाँ के लिए अनुपयुक्त जलवायु होना। मतलब टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु नहीं होती है, उसके बावजूद भी हम टमाटर की खेती करते हैं, उसके कारण कैटफेस रोग हो जाता है। फिर एक गेहूँ में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीड्स जड़ जमने पर, CRI स्टेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। और बाकी हमने गेहूं में सारी स्टेजेस पढ़ा दी हैं, आप उसको कंप्लीट सीरीज जो हम करा रहे हैं उसमें जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से फल में अधिक विटामिन ए होता है। तो यहाँ पर फल की बात की जा रही जो कि आम होता है। आम में विटामिन ए की मात्रा काफ़ी पाई जाती है, तो यहाँ करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपसे हम कहना चाहेंगे कि जितने बच्चे ICR, BHU, UP के टेट या किसी अदर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आप तैयारी अगर कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो अगर
आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में तो आप कंप्लीट एग्रीकल्चर की जो हम सीरीज़ करा रहे हैं उसे आप देख लेंगे। इसके साथ साथ में जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करें जैसे ICAR या BHU या UP कैडेट कोई भी है तो आप इन सभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आप इन सबको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है ये 19-20 सब में एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा इधर उधर हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो आप सिलेबस के अनुसार आप देख लेंगे, बाकी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे, उससे आपको बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें और किस किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आप ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, फलों को किस तापमान पर संसाधित किया जाता है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मुंहपका खुरपका रोग की रोकथाम सामान्यतः कौन सी औषधि काम में लेते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर सल्फेट। इसके अलावा आप थोड़ा सा जान लेंगे, जो पशुओं में मुंहपका खुरपका रोग होता है इनके लिए हम 2 दवाइयाँ यूज करते हैं। पहले तो एक जो मुंह में छाले होते हैं उसके लिए हम 2% फिटकरी का यूज करते हैं, ध्यान रखना, जो मुंह में छाले होते हैं 2% फिटकरी का यूज करते हैं। और इसके अलावा जो पैरों में छाले पड़े होते हैं उसके लिए ही कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा बोलते हैं इसका यूज करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है कि खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? तो ये वायरस द्वारा होता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, वायरस द्वारा। तो आज के ये 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सन 2018 के हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दे रखे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।